आज के लेक्चर में हम फैटी एसिड्स पे बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसमें देखा कि फैटी एसिड्स जो है दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड्स। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या है और इनमें क्या वेरिएशन है, कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिपिड्स को समझने के लिए आपको फैटी एसिड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फैटी एसिड्स होते क्या है, तो फैटी एसिड्स जो है अगर हम इनमें देखें, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन होती है और याद रखना है कि कार्बन के जो नंबर होते हैं वो इवन नंबर में हमें मिलती है। कार्बन यहां पर इवन नंबर होंगे और रेंज जो होगी उनकी दैट इज 2 to 30 कार्बन, यानी 2 से लेकर 30 तक होंगे और इवन नंबर के अंदर मिलेंगे। सो देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन along with an acidic group, और साथ इनके अंदर एक एसिडिक ग्रुप होता है and that acidic group is carboxylic acid। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, यानी कि COOH। तो ये जो कंपाउंड होगा ये फैटी एसिड होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम जनरली इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूं, तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, यहां मैं लिखूंगा RCOOH, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है RCOOH। तो ये फैटी एसिड का एक जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें एक तो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जानते हैं जैसा कि अभी हमने बात की है कि ये एक एसिडिक ग्रुप है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इसके साथ ये जो R है, R जो है ये एक अल्काइल ग्रुप है। इससे पहले आपने अमाइन एसिड के अंदर भी ये पढ़ा था कि R प्रेजेंट होता है, R जो है वो एक अल्काइल ग्रुप है जो वेरी कर सकता है, जिसकी बेस पर हमने वहां अमाइन एसिड के नाम दिए थे कि ये वेरी करेगा। इसी तरह से ये तो जनरल ग्रुप है या जनरल फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर है फैटी एसिड का, लेकिन अगर हम R को चेंज करते जाएंगे तो फैटी एसिड के नाम हम बदलते जाएंगे। तो इसी तरह से यहां पर भी आपने याद रखना है कि जो R है वो एक वेरिएबल ग्रुप है फैटी एसिड में, वेरिएबल ग्रुप, और इसके अंदर जो एसिडिक ग्रुप होता है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ग्रुप होता है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि बताएं फैटी एसिड में कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है, क्या दोनों कांस्टेंट है, क्या दोनों वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल ग्रुप है और एक कांस्टेंट है, R इज वेरिएबल। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कुछ आपको एग्जांपल से ये बताता हूं कि किस तरह से ये वेरी करेगा, तो फैटी एसिड्स हैं वो बदलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि एक हमारे पास है वो ग्रुप है फैटी एसिड एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो है बड़ा कॉमन है, आपको इसका फॉर्मूला का पता है, CH3COOH। अब ये देखें इसके अंदर जो CH3 है ये एक्चुअली R ग्रुप है और साथ इसके अंदर कांस्टेंट जो कि एसिडिक ग्रुप अटैच है। तो अब हमने इनको नाम दे दिया, ये एसिडिक एसिड। अब इनको फैटी एसिड सिर्फ नहीं कहेंगे, दीज आर द एसिडिक एसिड, क्योंकि R की जगह क्या लग गया, CH3 लग गया। इसी तरह से अगर मैं एक और फैटी एसिड की एग्जांपल लूं, तो यहां पे हम ब्यूटारिक एसिड लिख लेते हैं। अब ब्यूटारिक एसिड जो है इसमें अगर हम फॉर्मूला देखें CH3 CH2 CH2COOH, तो इसके अंदर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड पे लगा हो। अब इसके अंदर आपको ये जो लॉन्ग चेन मिल रही है हाइड्रोकार्बन्स की, कार्बन और हाइड्रोजन, तो आप जानते हैं कि ये हमने R ग्रुप की जगह यहां पे लिखी है, तो ये ब्यूटारिक एसिड। अब इसको हम एज इट इज फॉर्मूला की फॉर्म में इसको थोड़ा समराइज भी कर सकते हैं। अगर हम इसको समराइज करके देखें तो ये है C3H7COOH। तो इसके अंदर जो टोटल कार्बन है, क्योंकि कार्बन को हमने साथ साथ देखना है, इसके अंदर जो टोटल हमें कार्बन मिलेंगी वो कार्बन हमें 4 मिलेंगे। जैसा कि हमने कहा था 2 to 30 इवन नंबर में होने चाहिए फैटी एसिड में। तो इसके अंदर जो कार्बन है वो कार्बन कितनी है, इसमें कार्बन 2 है, एक ये है और एक ये। इसी तरह से इसमें 3 कार्बन ये है और एक ये है, 4 कार्बन है। तो इसका ओवरऑल हम फॉर्मूला
H7COOH भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक यहाँ पर है पामेटिक एसिड। अब जो पामेटिक एसिड है इसमें अगर हम टोटल कार्बन देखें तो इसमें 16 कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ओवरऑल हम लिख लेते हैं C15H31COOH। तो इसके अंदर टोटल जो कार्बन है वो कार्बन कितनी है, वो 16 कार्बन है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ये सारी के सारी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड में कार्बन 18 होती हैं और इसमें फॉर्मूला क्या लिखेगा, C17H33COOH। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसके अंदर कार्बन जो है वो 18 है और फॉर्मूला है C17H33COOH। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टेरिक एसिड की। स्टेरिक एसिड के अंदर भी कार्बन जो है वो 18 ही है, लेकिन इसका फॉर्मूला हम यहां पर लिखेंगे C17H35COOH और कार्बन इसके अंदर भी 18 ही है। लेकिन यहां पर हमें फर्क क्या मिल रहा है, देखें अगर मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताऊं कि किस तरह से आपने इसका फॉर्मूला लिखना है, तो यहां पर जितने भी कार्बन होते हैं या कार्बन 3 है, तो इसको डबल करके 1 बढ़ा देंगे तो उतने हाइड्रोजन है, यानी 3 कार्बन है, डबल करेंगे 6 और 1 प्लस करेंगे तो 7, तो 7 हाइड्रोजन है। साथ आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर देखें कार्बन इसके अंदर टोटल तो 16 है, एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हिस्सा है, बाकी 15 जो है वो आर ग्रुप के अंदर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में आ जाएगी। तो यहाँ कार्बन 30 जो है वो 15 है, तो 15 को डबल करेंगे 30 और 1 प्लस करेंगे तो 31 है। यहां पर भी आप देखेंगे तो ऐसा ही है, 17 कार्बन लिखे हैं, डबल करेंगे 34, 1 प्लस करेंगे तो 35। अब ये जितनी भी मैंने एग्जांपल दी हैं ये सारे के सारे जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इनके अंदर तो ये अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये जो ऑलिक एसिड है इसमें आप अब देखें तो इसमें कार्बन यहाँ 17 है, यहाँ डबल करके 1 कम कर दिया गया है। अब इसकी क्या वजह है, जब इसको स्ट्रेट चेन में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो ऑलिक एसिड है ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो यहाँ याद रखना है ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें अभी हमने डिफरेंस भी देखना है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें कार्बन नंबर 9 जो होती है चेन की और जो कार्बन नंबर 10 होती है उसके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड होता है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो इस वजह से इसका फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इस वजह से याद रखने कि ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फैटी एसिड्स की जिनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अभी हमने आगे इसमें कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करने हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फैटी एसिड्स में 2 मेन टाइप्स इसमें हम बात करेंगे, एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोस्टली इसमें क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बताएं विद एग्जांपल, तो हम यहाँ पर इनमें कुछ डिफरेंसेस स्टडी करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं वेयर देयर इज नो डबल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होते। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनमें अप टू 6 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इनमें 6 तक डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो पहला फर्क तो आपने ये बताना, जैसे इससे पहले हमने देखा कि एक डबल बॉन्ड था जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था ऑलिक एसिड, उसमें कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड था। यहां पर हमें 6 तक डबल बॉन्ड जो है वो मिल सकते हैं, आगे हम इस पे बात करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं these are solid at room temperature, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड है these are liquid at room temperature, तो ये रूम टेम्परेचर पर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, जिसकी वजह से इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फैट्स और इनके लिए हम जो है वर्ड ऑयल यूज करते हैं। तो ये भी इसमें आपने डिफरेंस बताना है। इसके अलावा ये जो सैचुरेटेड होते हैं दीज आर मोस्टली एनिमल ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन होता है मोस्टली वो एनिमल ओरिजिन का होता है, यानी एनिमल से ये ऑब्टेन किए जा सकते हैं, जैसा कि बटर है, घी है, ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो ओरिजिन है वो प्लांट ओरिजिन होता है, मोस्टली प्लांट ओरिजिन, यानी हम इनको
प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनको हम प्लांट से जो है वो ले सकते हैं। तो ये भी आपने एक फर्क बताना है कि ओरिजिन किसका प्लांट ओरिजिन है, किसका एनिमल ओरिजिन। ये जो सैचुरेटेड होते हैं दीज आर नॉट टू गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हैं दीज आर द गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ये भी इसमें आपने याद रखना है। अब एट द एंड हम इसमें एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो पामेटिक एसिड है, यहाँ पे आप पामेटिक एसिड की एग्जांपल दे सकते हैं। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आता है। इस तरह ब्यूटेरिक एसिड की एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं। फिर आप जो है वो स्टेरिक एसिड की एग्जांपल दे सकते हैं। बहुत सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं जो कि आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पर हम अगर एग्जांपल की बात करें, जैसा हमने बात की थी ऑलिक एसिड, इसमें हमें एक डबल बॉन्ड मिला, इस वजह से इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दीज आर द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्योंकि इनके अंदर एक बॉन्ड होता है। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पर दूं, एक है डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड। ये एक ऐसा फैटी एसिड है जिसके अंदर 6 तक डबल बॉन्ड है। हेक्सा का क्या मतलब है, 6 डबल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड इसके अंदर होते हैं। तो अगर ये मोनो अनसैचुरेटेड है तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हैं। तो इसमें एक है, इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकते, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम 6। तो ये जो हेक्सानोइक एसिड है इसके अंदर 6 तक डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अब ये तो है डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अलावा हम एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड solubility of fatty acid। मेल्टिंग पॉइंट एंड solubility of fatty acid। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और इनकी solubility कैसे इफेक्ट होती है। तो याद रखना एक बात, solubility वाटर में नहीं बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि दे आर नॉट soluble in water but soluble in organic solvent just as ether, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, इनके अंदर ये soluble हो सकते हैं। तो यहां आपने इसके लिए याद रखना है पॉइंट कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है। यहां अगर हम देखें, एक मैं लाइन लिख रहा हूं, solubility and melting point of fatty acid increases with increasing number of carbon, increasing number of carbon in हाइड्रोकार्बन चेन। अब इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन चेन है जिसको हमने आर ग्रुप भी कहा था, उसके अंदर कार्बन के नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा और उसी तरह से इनकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब जिस तरह से इनके अंदर कार्बन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, मसलन अगर मैं यहां पर देखूं, यहां हमने कुछ एग्जांपल लिखी, पामेटिक एसिड, इसके अंदर जो कार्बन के नंबर है वो 16 है। और अगर मैं बात करूं स्टेरिक एसिड में, इसमें कार्बन के नंबर 18 है। तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, स्टेरिक एसिड, क्योंकि उसमें कार्बन ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब इसकी वजह क्या है, एक तो ये कि जब कार्बन की चेन लंबी होती जाती है तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। और कार्बन के नंबर इंक्रीज होने की वजह से इनके अंदर नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ती जाती है। तो जब नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब है कि इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन्होंने नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स है उन्हीं के अंदर डिसॉल्व होना है। तो ये रीजन है कि क्यों इनकी
जो सॉल्युबिलिटी है और मेल्टिंग पॉइंट है वो कार्बन के नंबर इंक्रीज करने से जो है वो इंक्रीज होती जाती है। दूसरा एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो है वाटर से लाइटर होते हैं, इसी वजह से जो भी ऑयल्स होते हैं या फैट्स होते हैं वो पानी के सरफेस पे आते हैं। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट इज 0.8, और इसके अलावा इनको स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर इनके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। नॉर्मली इनके क्रिस्टल्स नहीं बनते, but that can be crystallized in the specific conditions. So this is all about the fatty acids. इनको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, क्योंकि आगे हमने क्लासिफिकेशन जो डिस्कस करनी है लिपिड्स की, वहां इनमें बार बार यूज होना है।